नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। चलिए फिर आज हम मेंस का अपना लास्ट पेपर सॉल्व करते हैं और बढ़िया तरीके से इसको भी फिनिश करते हैं। और आप लोग हार्ड क्वेश्चन नोट जरूर करना, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। ए ने 75,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने के बाद 80,000 के निवेश के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद उन्हें इतने रुपए का लाभ होता है, तो ए और बी का हिस्सा कितना है। तो यहाँ से रेशियो बना लेते हैं। ये देखो 75,000 हो गया, ये इसने 12 महीने के लिए, ये 5 महीने बाद आया, दूसरा 7 महीने काम किया, यानी कि ये हो गया कितना 80,000, यानी कि 3 जीरो ये चले गए। यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 पचम 25 गुणे में 12, इधर हो जाएगा 7 गुणे 16, यानी कि 4 चौकू 16 हो गया, 4 तियां 12, यानी कि 15 तियां 45, 7 चौक 28 हो गया। अब यहाँ से देखो एक तरीका है, आप इसमें क्या क्या आ रहा, 9 गुणे 5 आ रहा है, यानी कि 9 का मल्टीपल देखो पहले, 8 4 12 2 14 नहीं हो सकता है, 5 4 9 हो सकता है, फिर 9 तो हो गया, 5 4 9 2 11 नहीं होगा, 5 2 7 नहीं होगा, आंसर लगा दो। अगर इसमें मिल जाता ना, इसमें कोई दो मिल जाते तो हम इसका चेक कर लेते, 7 गुणे 4 से 7 का मल्टीपल देख लेते, तो कहीं ना कहीं से तो आंसर आ जाता। इतना बड़ा करने से अच्छा है तो आप ऐसे चेक कर लें। अब यहाँ से देखो आसान सवाल है, इसका तो मान 13 हो गया, इसका 11 हो गया, इसका 8 हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, माइनस का 13 करेंगे तो 6 आ जाएगा। हमसे 6 का स्क्वायर पूछा था, 36 आंसर। बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या इतनी ऊंचाई इतनी है। अब बेलन का आयतन पूछा, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10, एच का मतलब क्या हो गया 20 हो गया। तो हमें केवल इसमें गुणा करना था, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 तियां 6, आंसर लगा दो जिसमें 628 लिखा हो। जीरो की वैल्यू तभी देंगे जब हमारे ऑप्शन सेम लिखे हों। 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना है तथा इसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना, तो टावर की ऊंचाई बताइए। देखो एक इमारत थी, इमारत इसको मान लो, ठीक है, ये हो गया टावर। कह रहा था इमारत का शीर्ष टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण दिया था, कितना दिया था 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 डिग्री लिख दो। अब कह रहा था इमारत के आधार, तो इमारत का आधार ये हो गया, और टावर के शीर्ष से कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या। इसकी हाइट हमको दे दी थी 680, तो यहाँ से देखो वैल्यू मानना शुरू करते हैं। तो इसको अगर 1 मानते तो ये भी 1 होगा। रीजन क्या है, यहाँ पर ये 45 डिग्री देगा क्योंकि यहाँ पर 90, तो ये भी तो 1 होगा। अब यहाँ से देखो ये 60 बना रहा है, ये 90, तो ये वाला कितना बनेगा 30 डिग्री। तो देखो हम एक से किस पे जा रहे हैं, 30 वाले के पास, यानी कि हमें कहीं ना कहीं 3 मिलना चाहिए, यानी कि √3 का गुणा हो जाएगा। इस तरीके से याद करने का तरीका है अपना अपना। अब हमको देखो वैल्यू किसकी पता थी, √3 - 1 की, इसी की तो वैल्यू बता दी, यानी कि हम लिख सकते हैं √3 - 1 बराबर 680। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, टावर की, यानी कि √3 की, यानी कि कंजुगेट से ऊपर नीचे कर लेते हैं गुणा। तो नीचे क्या बन गया भाई, a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला, तो 3 से 1 क्या 2 हो गया, 680 ऊपर था, और अंदर गुणा करेंगे तो 3 प्लस का √3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 तियां 6, 2 चौकू 8, 0, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 60 रुपए प्रति केजी की लागत वाले कितने केजी चावल को इतने रुपए प्रति केजी की लागत वाले 24 केजी चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण का इतने रुपए प्रति केजी की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो। अब यहाँ पर ये तो सेलिंग प्राइस था, यहाँ पर सारे क्या दिए थे ऊपर कॉस्ट प्राइस, तो हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, यानी कि 112 बराबर दिया था 56, हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या गुना हो गया 2 गुना हो गया, ये कितना हो जाएगा 50। तो देखो यहाँ पर 50 रुपए आ गया, तो इधर 60 रुपए, इधर 50 रुपए हो गया, और इधर 42 रुपया हो गया। इनका डिफरेंस करेंगे 8 हो गया, इनका डिफरेंस करेंगे 10 हो गया, यानी कि 2 पंजे 10, 2 चौकू 8 आ गया। इसकी वैल्यू हमको पता थी, यानी कि 5 बराबर हमको 24 पता था, 4 बराबर हमको निकालना था, तो 24 चौकू 96/5 कर दो, यानी कि 5 एकम 5 हो गया, 5 ने 45, 5 दूनी 10, आंसर। अगला सवाल। एक प्रिज्म और एक पिरामिड का समान आधार और समान ऊंचाई, प्रिज्म और पिरामिड के आयतनों का अनुपात क्या होगा। सिंपल बात है, फार्मूला याद हो ना हो, हमने आपको एक चीज बताई है, प्रिज्म को हमेशा कंपेयर करेंगे बेलन से, पिरामिड को हमेशा कंपेयर करेंगे किससे, आप शंकु से। देखो अब यहाँ से इस तरीके से चीजें देखो कैसे याद होती है, जैसे पाई आर स्क्वायर एच हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये आधार का क्षेत्रफल हो गया, शंकु का लिखा है, और इंटू में ऊंचाई हो गया। ठीक है, अगर हम बेलन का लिखें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये क्या हो गया, शंकु के आधार का क्षेत्रफल इंटू आधार का क्षेत्रफल,
और इनटू में ऊंचाई हो गया। ये जो फार्मूले थे ना, आप ये बन गया तुम्हारा प्रिज्म का आयतन, ये बन गया तुम्हारा शंकु, वो उसका पिरामिड का आयतन, समझ गए। तो इससे कंपेयर करके किया करो। शुरुआत में दिक्कत होगी कंपेयर करने में, धीरे धीरे जब हैबिट में आ जाएगी तो आप फार्मूला भी नहीं लिखना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इनका सब कुछ तो बराबर था, यहाँ से काटते 3 ऊपर 3:1 आंसर। अगला सवाल, 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी इतने लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है, मालगाड़ी की चाल। तो सिंपल है भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, 350 प्लस 1250 और कितने 80 सेकंड में। तो ये 0 से 0 चला गया। अब यहाँ से करेंगे तो 35 और 25 55 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा। और फिर एक और था और बटे में 8 कर दो, तो 8 दूनी 16 हो गया। और ये किस में आया, मीटर प्रति सेकंड में। हमें चाहिए 18/5, 5 चौकू 20 हो गया, यानी कि 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, दिए गए डेटा का बहुलक, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा नंबर दिए गए, आपको दिख रहा होगा कौन से हैं, बात खत्म। अब यहां से देखो, इसको बनाना है हमको और ऑप्शन भी हमको दिए गए हैं। अब इसमें वैल्यू पुटिंग करके हमें करना पड़ेगा कि कौन से मान सेटिस्फाइड होंगे। देखो ये तो रखने से बनने से नहीं रहा, इसको रखेंगे 3 का पावर 27 हो रहा है, इसको भी हटा दो। 3 की पावर 3 27, इसको भी हटा दो। हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन बचे हुए थे, तो इसको रखा, 2 की पावर 8 हो गया, 3 की पावर 2, 3 3 9 हो गया, 9 8 17 सेटिस्फाइड, आंसर लगा दो। अगला सवाल, रजनीश ने एक बैंक से 1500 की राशि उधार ली और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। यहाँ रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया। यदि ब्याज की दर इतनी वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता था, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई किस्त का मूल्य क्या है। देखो 40% को हम लिख सकते हैं, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 5 से चीज क्या हो रही 7। इधर क्या लिखते हैं अपना प्रिंसिपल, इधर चलती है हमारा इंस्टॉलमेंट। अब 2 किस्तों में बात हो रही है उसका, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ये 25 हो गया, ये 49, लेकिन किस्त हर साल बराबर होती, तो 7 का गुणा, इधर भी 7 का गुणा, 7 पंजे 35 हो गया, 35 25 60 होता है, और इधर 49 किस्त हमको चाहिए थी, यानी कि 60 की वैल्यू हमको दे दी थी 1500 रुपया, हमको 49 की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से 3 पंजे 15 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 0 से 0 काट देंगे, यहाँ बन जाएगा 25। 25 ने में 225, यहाँ से लगा 22, 25 चौकू 100 और 22 जोड़ देंगे तो 122, आंसर आ गया। हमारी प्रत्येक किस्त होगी 1225 की। अगला सवाल, PQR अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रम से 5, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P और Q पहले दिन कार्य करते हैं, P और R दूसरे दिन कार्य करते हैं, तथा P और Q तीसरे दिन कार्य करते हैं, तथा इसी क्रम में कार्य करते हैं जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो देखो P, Q और R 5, 10 और 15, LCM लिया तो कितना हो गया 30 हो गया, यानी कि 5 छक्के 30 हो गया, 10 तियां 30 हो गया और 15 दूनी 30 हो गया। अब यहाँ से पहले दिन P और Q कर रहे हैं, फिर P और R कर रहे हैं, और फिर P और Q, यानी कि इसी तरीके से चीजें चल रही है, यानी कि P तो काम कर ही रहा बराबर में। तो यहाँ से देखो, अगर हम इसका लिखते तो ये कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। अब P और R दिखते तो ये कितना कर रहे हैं, P और R 6 2 8, ठीक है, यानी कि अब ये कंटिन्यूटी चल रही है आगे, फिर Q आएगा फिर R आएगा, तो 9 8 17 हो गया, यानी कि 2 दिन में 2 डेज में 17 काम हो रहा, तो 30 बटे हम 17 करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से किया 17 एकम 17, एक बार गया, अब इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसकी वजह से 2 दिन तो ये आ गए, लेकिन बचा कितना काम, 13 काम बचा हुआ है। अब नंबर किसका आएगा, अब इन भाई साहब का नंबर आएगा, यानी कि ये करने आएंगे तो इसमें से 9 काम कर देंगे कितने दिन में, 1 दिन में, तो 13 से 9 गया, अब 4 बचा। अब इनका नंबर आ गया, यानी कि ये करने आएंगे तो ये कितना दिन लेंगे, 1/2, यानी कि 3 यहाँ पर लगे 1 यहाँ पर लिखे, यानी कि 3 दूनी 6 7/2 दिन, आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगा सकता है, यदि 10 शॉट फायर करता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 2 बार निशाना लगा पाएगा। अब एक चीज बताओ, इसमें हमें ये तो पता होना चाहिए था कि पहली लाइन से कि वो कितनी बार निशाना लगा रहा है और कितनी बार उसके लग रहे हैं और कितनी बार फेल हो रहे हैं, यानी कि दोनों की चीजें पता होनी चाहिए थी। तो भैया जितनी बार वो शॉट लगा रहा है उसके लिए तो ये हो गया, ठीक है। अभी ये बताएंगे ये एक्स क्या है, और जितनी बार अगर उसका नहीं लगेगा, यानी कि P0 की वैल्यू लिख लो यहाँ पर n माइनस का x। अब n यहाँ पर NCR हो गया, ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको नोट डाउन करके आप लिख लेना। तो देखो an का मतलब यहाँ पर ये हो गई कि जितनी बार शॉर्ट दागा गया उसमें लगा कितनी बार,
पहली लाइन पे देखो 8 बार लगाया उसने शॉट, कितनी बार लगा, 5 बार लगा। दूसरी लाइन में आया, इसका मतलब कितनी बार नहीं लगा, 8 में से 5 बार लग गया, 3 बार नहीं लगा ना, यानी कि ये जो प्रायिकता थी वो आ गई। अब वो चाहता कि 10 फायर हो, तो एन की तो वैल्यू होगी 10, ठीक है। और फिर आर, आर का मतलब कितनी बार वो चाहता लग जाए, कितनी बार, 2 बार, यानी या तो यहाँ पर एक्स लिख लो, उससे ये फायदा रहेगा कि ये सारी पावर हमें समझ में आ जाएगी, नहीं तो वो अलग अलग चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ पर वो चाहता है कि 2 बार लगे, ठीक, 2 बार लगे। अब वो चाहता है कि 2 बार लगे, तो कितनी बार चाहता है कि 10 में से ना लगे, 8 बार। तो वही चीज तो ऊपर लिखी जाती है, n माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, 10 माइनस का 2 यानी कि 8 आया। तो हमें यहाँ सब चीज पता है कि कितनी बार लग रहा है, कितनी बार नहीं लग रहा है, तो हम इससे प्रायिकता निकाल सकते हैं कि भैया अगर किसी आदमी को मान रहा है ना, कितने शॉट करने पड़ेंगे, कितने हमें फायर करने पड़ेंगे, तब वो लग पाएगा, समझ गए। ठीक है, फिर चलो, फिर थोड़ा घर से कॉल आ गई थी तो बीच में कनेक्शन टूट गया, आप समझ लेना आप बात को। तो हमें हर चीज पता है कि इतने शॉट दागोगे तो इतनी बार निशाना लग सकता है, इतनी बार लगाओगे इतनी बार नहीं लग सकता है, और ये टोटल चाहते हैं हम क्या है। तो आगे अगर किसी को टारगेट करना है तो ये सब चीजें ट्राई कर लेना, आपके काम में आएंगी। अब देखो, अगर NCX, ठीक है, अगर वैसे जनरली तो NCR लिखा जाता है, तो अगर इसको सॉल्यूशन लिखना हो तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस का r इंटू में फैक्टोरियल r होता है। तो यहाँ से देखो फैक्टोरियल 10 बटे में हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस r का मतलब फैक्टोरियल 8, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल में 2, और फिर इंटू में 5 25 हो गया, 8 8 64 हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से पूछा है तो ठीक है, 8 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 8 बटे कर लो 8 की पावर 8। तो यहाँ से देखो, अगर इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वाले को, तो 8 लिखेंगे, सॉरी पहले लिखो 10, फिर लिखो 9, फिर लिखेंगे फैक्टोरियल 8 आ जाएगा। तो ये इससे कट गया ना यहाँ पर, फिर यहाँ बचा क्या है, 90 बटे फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1। फैक्टोरियल सबको पता है ना, जैसे फैक्टोरियल 3 है तो ये लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, जब तक 1 तक ना पहुंच जाए, चाहे कुछ भी हो। 4 लिखा हो तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये तो पता होगी, ये तो चीजें छोटी छोटी। फिर यहाँ पर देखो, ये पावर बेस सेम है, पावर जुड़ जाती है, 8 की पावर 10 हो गया, इंटू में 3 की पावर 8 हो गया। तो यहाँ से करेंगे, ये 45 हो गया, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 100 और 12 112 हो गया, इंटू में 3 पावर 8 हो गया, और अपॉन में 8 की पावर 10 हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये इसी टाइप से सवाल आते हैं, जब भी शॉर्ट वगैरह फायर किए जाते हैं तो ऐसे ही चलते हैं। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो, a प्लस बी इतना दिया गया था, b a का कितना परसेंट है, b का कितना परसेंटेज है भाई, ठीक है। चलो देखो, परसेंटेज है परसेंटेज, a प्लस का b अपॉन a माइनस का b हो गया। यहाँ पर हो गया 3 बटे 2 हो गया, 0 से 0 भी काट लिया। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, 3 2 5 हो गया, 3 से 2 गया, 1 बचा, ठीक है। अब पूछा था b का कितना परसेंट a है, सिंपल दिख रहा है ना, 500% है, आई b 1 है, इसका x परसेंट कितना है, बस इस तरीके से लिखना था। कंपोनेंटो डिविडेंडो सभी को पता होगा, a अपॉन बी, अगर c अपॉन डी दिया हो तो हम लिख सकते हैं a प्लस का b, a माइनस का b, और c प्लस का d अपॉन c माइनस का d। तो इससे इस पर भी जा सकते हैं, इससे इस पर भी। अगला सवाल, एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वतः 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखो, साधारण ब्याज पे 3 गुनी होगी, मान लो एक तुम्हारा प्रिंसिपल रहा, 3 गुनी हो गई, यानी कि 1 से 3 हो गया, कितना मिला, 2 मिला। कितने वर्षों में मिला, 9 वर्षों में मिला, इंटू आर अपॉन 100 कर लो, ठीक है, बात समझ गए। यहाँ पर कर लेंगे 200 बटे 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, आंसर आ गया इतना। और आप प्रॉफिट के जरिए से भी कर सकते हो। अब जैसे मान लो हमने यहाँ से निकाल लिया कि 2 ब्याज मिल रहा, यानी कि 2 मिला कितने सालों में, 9 सालों में, 1 साल में कितना मिलेगा, 2 बटे 9। इतना प्रॉफिट हो रहा कितने पर, 1 रुपए पर, परसेंटेज निकालेंगे तो इस तरीके से लिख दो भाई। साधारण ब्याज एक तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, बस इसमें टाइम हो जाता, तो कितने टाइम के लिए टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए पैसा मिल रहा नहीं मिल रहा, वो सब चीजें होती हैं। देखो यहाँ से सिंपल, ये तो बहुत आसान है, पी स्क्वायर माइनस की स्क्वायर करना है, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो ध्यान करो, कुछ याद आ रहा है आपको कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी कि दोनों का स्क्वायर करके हमें घटाना पड़ेगा, यही तो चीज बनेगी। तो देखो, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस में हो गया क्या, ए कॉट थीटा, और ए बी लिख लो 2ab और कोसेक थीटा, फिर बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab, और ये सेम चीज आ जाएगी। यहाँ पर लिख लेंगे पी स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेंगे क्यू।
अब इन दोनों को घटाना यानी कि ये इस तरीके का साइन बनेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर तो बन गया पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ए वाले अपने एक साथ ले लो और ले लो बाकी बी वाले एक साथ ले लो। हमें लेकिन फार्मूला पता है क्या, क्यू वाला जो होता है ना वो सॉरी कोसेक थीटा पहले आता है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इससे हम पहले इसको घटाएंगे, यानी कि बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस में यहाँ से देखो इससे ये घटा देंगे। समझ गए बात को, इसी तरीके से करना है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा और ये एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। अगला सवाल, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोण पी आर का 3 गुना है और एस क्यू का 4 गुना। अब देखो चक्रीय चतुर्भुज में एक चीज पता है, आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। यहाँ से देखो पी आर का अपोजिट होगा, क्यू एस का अपोजिट होगा। अब कह रहा था आर का 3 गुना, अगर ये 1 होता तो ये कितना होता, 3 होता, यानी कि इन दोनों का सम 4 हो गया, 4 की वैल्यू 180 होगी। हमें चाहिए क्या, हमें आर की वैल्यू चाहिए, यानी कि 1 बराबर, तो 4 चौकू 16 हो गया, 4 पंजे 20, आर बराबर आ गया हमारा 45। इसी तरीके से इन दोनों का सम 180 होगा, तो 4 गुना है यानी कि 1 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 180 हो गई। हमको चाहिए क्या, एस की वैल्यू यानी कि 4, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 5 तिया 15, 5 छक्के 30 हो गया, 4 छंग 24, 4 तिया 12, 2 14 हो गया। यहाँ पर 144, दोनों को जोड़ देंगे तो 189 आंसर। अगला सवाल, दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है पीक्यूआर के, ए बी बराबर इतना, कोण बी बराबर इतना, ए बराबर इतना, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। सर्वांगसम का मतलब होता है बिल्कुल हुबहू। अगर ये वाला साइन बना होता ये तो इसका मतलब सिमिलर कहता। तो यहाँ से देखो अगर ए बी बराबर, ये लिखा ए बी बराबर 5 है तो पी क्यू बराबर 5 चाहिए, तो देखो पी क्यू बराबर 5 है, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से देखो कह रहा था कि एंगल बी अगर 40 है तो एंगल इसमें बीच में लिखा, तो हमें एंगल कौन सा चाहिए, क्यू चाहिए था, क्यू 40 डिग्री आता, लेकिन हमें देखो ऑप्शन में दिए कौन कौन से, एंगल पी दिया, एंगल आर, यानी कि पी एंगल दिया फर्स्ट वाला, यानी कि पी का मान अगर 60 है तो एंगल ए का मी मान 60 होना चाहिए था, तो यहाँ पर तो 80 दिया हुआ है, यानी कि ये कैंसिल हो गया। अब एक कंडीशन बची हुई है, केवल क्या बची हुई है कि आर का मान 60 दिया, यानी कि ये 60 है तो एंगल सी भी 60 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 आ गया, 180 से घटा देंगे तो सी वाला एंगल आ जाएगा कितना, 60 डिग्री, तो ये हमारा आंसर। अगला सवाल, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनमें आरेख इतने इतने के निर्देशांक अक्षों को काटता है। तो देखो इसमें कुछ नहीं, सिंपल, एक बार 0 रखो एक्स को, एक्स 0 रखा तो ये तो 0 माइनस का 19y बराबर हो गया 399, तो यहाँ से y बराबर लिखेंगे माइनस का 399 अपॉन 19 हो गया, तो 19 दूनी 38 हो गया और 19 से कम 19 हो गया। तो एक में y बराबर हमें माइनस का 21 चाहिए, जब क्या हो x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर y कितना आया, प्लस का आया, यहाँ पर माइनस का आया, यहाँ पर ये भी कैंसिल कर दो, यानी कि 2 जगह हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, एक बार हम रखते हैं इसमें y को 0, यानी कि 57 गुणे x माइनस का y बराबर 0 रख देंगे तो ये 399, यानी कि x बराबर हम रखेंगे तो 399 अपॉन 57 हो गया। तो यहाँ से 7 7 49, 7 पंजे 35, यानी कि 7 बार y बराबर रखने पर 7 प्लस का चाहिए, तो आंसर आ गया। यहाँ पर तो देखो माइनस का दिया हुआ तो ये कैंसिल। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो इनका एवरेज निकालना था, सिंपल से सबको जोड़कर हमें भाग करना पड़ेगा और इसमें कोई लॉजिकली लगाने का तरीका तो नहीं दिख रहा है। चलो जोड़ लेते, 6 3 9 6 15 2 17 4 21 1 22 और 22 और 6 28 28 और 8 और 28 और 8 36 और 2 38 की 8 हासिल लगा, 3 हो गया, 9 3 12 5 17 17 24 24 3 27 27 और 3 30 39 और 48 और 57 65, 6 हो गया, 6 6 12 4 16 16 और 8 24 24 29 और 29 और 9 38 44 49 49 और 11 60 हो गया क्या, बिल्कुल ठीक है। अब नंबर कितने थे, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, अब भाग कर लो, 9 छक्का 54 हो गया, तो देखो आंसर आ गया, बात खत्म। अगला सवाल, एक क्लियरेंस सेल में एक दुकानदार 45% की छूट देता है, यदि किसी ग्राहक ने सेल के दौरान 330 में एक शर्ट खरीदी तो उस शर्ट का अंकित मूल्य क्या था। तो देखो 100 की चीज 45% छूट दी तो 55 की हो गई चीज, यानी कि 55 की वैल्यू दे दी थी
630 यानी कि 6 गुना, तो इसका 6 गुना 600 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये भी आसान सवाल है, दोनों का होल स्क्वायर करके कर दो, या तो वैल्यू पुटिंग से कर लो, वैल्यू पुटिंग से आप लोग कर ही लेंगे, होल स्क्वायर करके कर देता हूँ। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का करेंगे तो 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, वो तो कट ही जाने, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं तो वो रहने दो। फिर यहाँ से करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस और सेक भी अपोजिट होते तो वो भी कट जाने, उसको भी यहीं पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या बना देगा, ये भी 1 बना देगा, यानी कि 2 तो 4 और 1 5 आ गया, और प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस का यहाँ पर क्या लिखना था, 5 लिखना था, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में ही आएंगे क्योंकि कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा होता, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता, तो उधर जाएगा प्लस का, तो 5 हो गया, 6 हो गया, एक 7 हो गया, तो आंसर लगा दो क्योंकि सारे प्लस का चाहिए। यदि 4 अंकों की संख्या इतनी है, 7 से विभाज्य, तो बाई का मान क्या होगा, सिंपल है भैया, 7 छक्का 42 हो गया, बचा कितना 4 हो गया, फिर 7 छक्का 42 1 बचा, 7 दूनी 14। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये लिखा था a की पावर 3 b की पावर 3 अपॉन में a स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, इसका फार्मूला खोलोगे तो a प्लस का b आएगा, और जो भी यहाँ पर आएगा वो इससे कैंसिल आउट, यानी कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 7 3 10 आंसर 1। अगला सवाल, एक समलंब चतुर्भुज ABCD AB और DC एक दूसरे के समानांतर हैं तथा उनके बीच की लंबवत दूरी इतनी है, AD बराबर BC बराबर 10 मीटर है, AB बराबर 15 मीटर है, इज लेस देन DC। समलंब चतुर्भुज ABCD का परिमाप क्या होगा, तो इसका मतलब है लेस देन बोल दिया, AB रही होगी ऊपर, A B रही हो गया C और D, ठीक है। तो ए बी बराबर 15 दे दिया, ए डी बराबर 10 दे दिया, बी सी बराबर 10 दे दिया, इनके बीच की दूरी हमको 8 दे दी। तो एक चीज बताओ ये कितना हो गया, 6 हो गया। इसी तरीके से यहाँ से कर लेंगे तो ये 6 हो गया, यानी कि ये 15 हो गया, यानी कि 15 दूनी 30 और 10 40, 40 और 10 50, और 50 और 12 कितना हो गया, 62 हो गया। अगला सवाल, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 6 व्यक्ति एक निश्चित समय में एक दीवार बना सकते हैं। 12 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे कि उतनी ही दीवार का निर्माण कर सके। तो देखो 10 घंटे 6 व्यक्ति कर रहे हैं तो एक दीवार बना सकते हैं। 12 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे, x घंटे काम करते हैं, और प्रतिदिन की बात कर रहा था तो एक दिन और एक दीवार बनानी थी, यानी कि 12 पंजे 60, 5 घंटे आंसर। अगला सवाल, 2 एलईडी टीवी और एक मोबाइल फोन की कीमत इतनी है, जबकि 2 मोबाइल फोन और एक एलईडी की कीमत इतनी है, तो मोबाइल फोन की कीमत ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 एलईडी टीवी और एक मोबाइल फोन की वैल्यू कितनी थी, 31,000 रुपया। अब यहां से 2 मोबाइल और एक एलईडी की वैल्यू थी 35,000 रुपया, ठीक है। हमसे पूछा गया था मोबाइल फोन की कीमत क्या है, यानी कि हमें एलईडी की तो जरूरत नहीं है यहाँ से, तो एलईडी नहीं जरूरत है तो इसमें एलईडी 2 बना दो, यानी कि ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 35 दूनी 70 यानी कि 7,000 हो जाएगा। अब इन दोनों का कर लेते हैं डिफरेंस, यानी कि ये घटा देते, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। एक मोबाइल फोन से 4 मोबाइल फोन घटाएंगे तो माइनस का 3 मोबाइल फोन हो गए, और बराबर में इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 70,000 से 30,000 गया 40,000, और 40,000 से एक और चला गया तो ये आ गया 39,000। तो एक माइनस का आएगा, एक मोबाइल फोन की कीमत क्या होगी, 13,000। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो 11 से विभाजित चेक करनी है, सिंपल, 7 2 9 9 9 18 18 5 23 हो गया, यहाँ से करेंगे 8 6 14 हो गया, 14 और 3 17, कुछ नहीं होगा यहाँ पर, 5 4 9 7 16 1 17 हो गया, फिर यहाँ से करेंगे 8 6 14 4 18, यहाँ से भी कुछ नहीं होगा, 9 6 15 हो गया, 15 3 18 1 19 हो गया, यहाँ से करेंगे 8 2 10 5 15 हो गया, यहाँ से भी कुछ नहीं होगा, 5 1 6 3 9 1 10 हो गया, यहाँ पर 4 2 6 और 4 10 कैंसिल हो गया आंसर। अगला सवाल, किसी समबाहुभुज के एक अंतःकोण किसी समदशभुज के अंतःकोणों का योग इतना है, अंतःकोणों का इतना गुना है, बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो देखो पहले तो इसका अंतःकोण निकाल ले, 10 मतलब 10 भुजाओं वाला है तो n माइनस का 2 इंटू में 180, ये सभी अंतःकोणों का योगफल आ जाता है, यानी कि 10 में से 2 गया और इंटू में 180 कर देंगे, बटे में 10 कर देंगे, तो हमारा बन जाएगी प्रत्येक अंतःकोण, यानी कि 0 से 0 चला गया, और फिर 10 से 2 गया 8 हो गया, 18 8 144 हो।
अब यहाँ से कह रहा था अगर इस वाले का अंतः कोण 16 है तो पहले वाले का 15 है। इसकी वैल्यू कितनी 144, यानी कि क्या गुना हो रहा, 16 ने में 144, इसका क्या गुना होगा 9, यानी कि 15 ने में 135। अब ये 135 अगर हमें कोण पता लग गया है तो हम बाह्य कोण निकाल लें इसका, यानी कि 180 से 130 घटाया 50 हो गया, 50 से 5 गया 45 हो गया। अब 45 को 360 से भाग करते हैं तो ये कितनी बार चला जाएगा, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, यानी कि 8 पन्ना 40, 8 बार चला जाएगा। इसकी भुजाएं कितनी आ गई, 8 आ गई। अब सिंपल सा फार्मूला n माइनस का 3/2 हो गया। तो 8 से 3 गया 5/2, 2 चौकू 8 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया। ठीक है। 11 विभिन्न प्रेक्षणों के एक समुच्चय की माध्यिका इतनी है, यदि समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 3 की वृद्धि की जाती तो इस नए समुच्चय की माध्यिका क्या होती। देखो मान लो ये समुच्चय इतने सारे लिखे हुए, माध्यिका ये यहाँ पर होगी, बीच वाला हमेशा माध्यिका होगी। ठीक है। अब यहाँ पर 11 थे, इधर 5 हो गए, इधर 5 हो गए। अब वो ये कह रहा है कि इन सब नंबरों में +3 कर दिया गया, 1 2 3 4 5, ये +3 कर दिया गया था सभी में। तो एक चीज बताओ, माध्यिका तो बराबर बीच में रहेगी, यानी कि 5 नंबर अभी भी इधर है, इधर भी है अभी भी, तो यही तो माध्यिका होगी। कितना भी बढ़ाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 5 9 से विभाजित होने पर समान शेषफल 2 देती है। तो देखो हमें क्या मिला, 5 मिला है। तो यहाँ से देखो अगर 4 है यहाँ पर शेषफल, क्योंकि 5 से छोटा है तो 4 ही है। इसमें अगर भाग करते तो 3 शेषफल देता, इसमें करते तो 4 शेषफल देता, तो आंसर केवल ये हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 7 मार्च की शिफ्ट आप ये भी खत्म हो गई, यानी कि मेंस के सारे सवाल आपने निपटा लिए हैं। ठीक है। और आपको अच्छा लगा होगा, जो भी टफ सवाल है उनको नोट करते जाया करो, कभी भी मॉक दो कुछ भी दो, उनकी प्रैक्टिस संडे टू संडे आपको करनी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।